जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, जिसमें पहला चैप्टर है पॉलिटी का, सत्ता की साझेदारी। आखिर दोस्तों इस चैप्टर का नाम सत्ता की साझेदारी ही क्यों पड़ा, कुछ और भी पढ़ सकता था। इस चीज को समझने के लिए दोस्तों हम एक आप ही क्लास का उदाहरण लेंगे, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। दोस्तों आप मान लीजिए क्लास 10th में हो इस समय, और दोस्तों आपकी क्लास में मैं मान ले रहा हूँ 40 बॉयज हैं और दोस्तों 30 गर्ल्स हैं। तो आपके सर क्या करते हैं, एक लड़के को मॉनिटर बना देते हैं जो कि बॉय है। तो दोस्तों उस लड़के को मॉनिटर बनाते ही क्या होता है दोस्तों, वो लड़कों की बात तो अच्छे से सुनता है पर लड़कियों की बात को सुनता ही नहीं है। अगर लड़कियां शोर मचाए तो तुरंत सर से बोल देता है, पर अगर कोई लड़का शोर मचा रहा है तो ये सर से ही नहीं बोलता, बदतमीज। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने क्या हुआ, सिर्फ लड़का ही मॉनिटर है और लड़कों की ही सुन रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, लड़कियां क्या करती हैं, सर से शिकायत कर देती है और बोलती हैं कि ये मॉनिटर बहुत बेकार है, हम लोगों की बिल्कुल बात नहीं मानता, बिल्कुल सुनता नहीं है। तो सर क्या करते हैं, लड़कियों का भी एक मॉनिटर बना देते हैं किसी लड़की को। तो दोस्तों जैसे ही वो लड़की मॉनिटर बनती है तो वो लड़कियों की बात आराम से सुनती है और उससे लड़की की बात सुनने लगते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, देखा लड़की भी मॉनिटर होगी, लड़का भी मॉनिटर, यानी दोस्तों सत्ता की साझेदारी हो गई। वो उस क्लास में साझेदारी हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक देश की। तो दोस्तों अब हम सत्ता की साझेदारी को कैसे समझेंगे दोस्तों, ऐसे समझो आप कि दोस्तों क्या समझोगे आप, सत्ता की साझेदारी क्या है। तो दोस्तों ऐसे समझो कि जब विभिन्न समुदाय के लोग किसी सरकार पर वर्क करते हैं या कार्य करते हैं तो वही तो सत्ता की साझेदारी है दोस्तों। और इसमें आप लोग पता क्या करोगे दोस्तों, बेल्जियम की कहानी को सीखोगे। क्या किसकी कहानी को सीखोगे दोस्तों, बेल्जियम की कहानी देखोगे दोस्तों आप। ये दोस्तों चैप्टर पूरा कहानी पर ही डिपेंड है, एक बेल्जियम की कहानी है और एक श्रीलंका की कहानी है। इसमें दोस्तों आप बेल्जियम की होशियारी देखोगे कि इसने अपने देश को कैसे बचाया। तो दोस्तों एक बेल्जियम की कहानी है, एक श्रीलंका की कहानी है। और दोस्तों फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, क्या नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पहली कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेल्जियम की कहानी। तो मैं दोस्तों हेडिंग डाल दे रहा हूं, बेल्जियम की कहानी। दोस्तों ये कहानी बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है। तो दोस्तों आपको पता है बेल्जियम एक यूरो महाद्वीप का छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। तो दोस्तों अगर बेल्जियम की जातीय संरचना की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 59% लोग ऐसे हैं। यहाँ पर पूरे बेल्जियम में दोस्तों 59% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि दोस्तों फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं दोस्तों, फ्लेमिश इलाके में। जो दोस्तों डच भाषा का प्रयोग करते हैं 59% लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पता है आपको कि जो दोस्तों 40% लोग हैं वो दोस्तों फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं जो बोलोन इलाके में रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, एक तो 59% जो डच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, और दोस्तों 1% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये बात दोस्तों जर्मनी उसकी बेल्जियम की चल रही है कि 1% लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं, 59% लोग डच बोलते हैं, और भाई दोस्तों 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक बात की जाए तो दोस्तों अब यहाँ पर जो इसकी राजधानी होती है ब्रुसेल्स, राजधानी क्या होती है दोस्तों इसकी, ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, वहां पर दोस्तों क्या होता है, तो 80% लोग हैं वो दोस्तों बोलते हैं फ्रेंच भाषा। 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं यहाँ पर, और 20% लोग जो होते हैं दोस्तों वो वहां पर बोलते हैं डच भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों, डच भाषा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आराम से समझिए। एक बेल्जियम देश है जो यूरोप महाद्वीप का बहुत ही छोटा देश है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जातीय संरचना बहुत ही जटिल है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, 59% लोग बेल्जियम में ऐसे हैं जो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, डच। और ये जो डच भाषा बोलते हैं दोस्तों वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, और जो 40% फ्रेंच भाषी है वो दोस्तों बोलोन इलाके में रहते हैं, और 1% लोग जो जर्मन भाषा में रहते हैं, जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। और वहीं अगर दोस्तों हम बात करें इसकी राजधानी की ब्रुसेल्स, जैसे दोस्तों भारत में समझ लो, मान लीजिए पूरे भारत में 40% हिंदी बोली जा रही है, लेकिन अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर 60% हिंदी बोली जा रही है, ऐसे समझ लो। तो दोस्तों जो राजधानी है वहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, फ्रेंच भाषा के प्रयोग। और दोस्तों ये जो फ्रेंच भाषी लोग हैं ये दोस्तों बहुत ही ताकतवर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और ताकतवर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच भाषी लोग 1950 और 1960 के दशक में
ये दोस्तों इन पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं डच वालों के ऊपर। जब ये जुल्म करते हैं इन पर तो दोस्तों पता क्या होता है, अब यहाँ पर दोस्तों ये डच और 1950-1960 के दशक में डच और फ्रेंच भाषाओं के बीच में विवाद होना शुरू हो गया दोस्तों। लेकिन अब इस विवाद को हम दोस्तों बाद में समझेंगे। अब दोस्तों मैं एक चीज और पढ़नी है, श्रीलंका की कहानी, अब वहां से समझना दोस्तों, फिर आप देखोगे कि इसकी क्या समझदारी रही बेल्जियम की। हमने देखा दोस्तों बेल्जियम में क्या हो रहा है 1950 और 1960 के दशक में। 1950 दोस्तों और 1960 के दशक में क्या हुआ, इनके बीच में विवाद होने लगा, डच और फ्रेंच वासी के बीच में क्या होने लगा, विवाद होने लगा। लेकिन अब दोस्तों इस विवाद को हम बाद में देखेंगे, अब हम देखेंगे श्रीलंका की कहानी। तो दोस्तों अब श्रीलंका की कहानी देखो, समझो आप श्रीलंका की कहानी क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका, अब आपको पता होगा दोस्तों श्रीलंका किस महाद्वीप का देश है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों श्रीलंका एशिया महाद्वीप का देश है जो कि भारत के पास है। अब दोस्तों बात की जाए श्रीलंका, तो दोस्तों श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। दोस्तों ये डेट नोट कर लो, 1948। कई उसकी आबादी 2 करोड़ है दोस्तों। ये 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, वहां पर दोस्तों 74% लोग सिएनली भाषा का प्रयोग करते हैं। जो 74% लोग दोस्तों सिएनली है भाषा का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों 18% भाषा तमिल बोलते हैं। आपके लोग 18% तमिल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जो 18% ये तमिल है, उसमें भी पता क्या है दोस्तों, 53% श्रीलंका के ही तमिल है और 5% दोस्तों भारतीय तमिल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अब श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या किसकी ज्यादा है, आप लोग कहोगे 74%, जाहिर सी बात है सिल्लियों की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, अपनी संख्या में बहुमत यानी बहुसंख्यक होने के कारण ये श्रीलंका में अपनी एक सरकार बना लेती है। जब दोस्तों ये सरकार बना लेते हैं, फिर इनके देखो दुष्प्रभाव ये क्या क्या करती है। तो दोस्तों जैसे ही इन्होंने अपनी सरकार बनाई, बना ली, श्रीलंका वालों ने जैसे अपनी सरकार बनाई, कौन सी वासी थे दोस्तों, ये सिएनली वासी थे। तो दोस्तों जैसे ही अपनी ये सरकार बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी सिएनली भाषा को एक राजभाषा घोषित कर देते हैं। सिएनली भाषा को दोस्तों क्या कर देते हैं, एक राजभाषा घोषित कर देते हैं, राजभाषा। अब दोस्तों आप ये समझो, अगर हमारे प्यारे देश भारत की बात की जाए, अगर यहाँ पर दोस्तों कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर हम किसी को राजभाषा घोषित कर दें, सिर्फ ये कहेंगे कि अब सिर्फ भारत में हिंदी ही बोलेंगे, तो दोस्तों ये गलत है ना, क्योंकि दोस्तों सबको अलग अलग भाषा पसंद है। तो दोस्तों क्या हुआ, लेकिन ये सिएनली वाले क्या करते हैं, राजभाषा घोषित कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये नहीं रुकते, ये सिएनली वाले सरकार बनाने के बाद ये बहुत कुछ करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, विश्वविद्यालय में भी और दोस्तों जितनी सरकारी नौकरियां उसमें दोस्तों जो सिएनली भाषा का प्रयोग करते हैं उनको दोस्तों प्राथमिकता देने लगते हैं। मतलब दोस्तों ये सिएनली भाषा वाले लोग क्या करते हैं, जो कि सरकार बना लेते हैं, ये दोस्तों जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर जो सिएनली भाषा का प्रयोग करते हैं वे लोग उनको प्राथमिकता देने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होता है क्या है, परिणाम स्वरूप तमिलवासी लोग हैं वो दोस्तों वो इनसे क्रोधित होने लगते हैं। तमिलवासी लोग क्या करते हैं, इनसे गुस्सा होने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए। तो दोस्तों तमिल लोग अपनी एक जो तमिल लोग हैं वो अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं, नई राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और मांग करते हैं कि हमें भी हमारी भाषा को भी राजभाषा घोषित करो और हमें भी विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में जाने का मौका दो, जितना इनको मिलता है सब समान कर दो। लेकिन ये सिएनली क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं इनके लिए। तो दोस्तों फिर पता बाद में क्या होता है, ये तमिल एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करने लगते हैं। देखा दोस्तों यहाँ पर सत्ता की साझेदारी ना होने के कारण श्रीलंका टूटने वाला है अब। लेकिन दोस्तों जब ये टूटने वाला है तभी बेल्जियम को मैंने भी बताया था क्या हुआ था दोस्तों, ये जो बेल्जियम था इसने क्या दिमाग लगाया, इसने कहा अगर मैंने भी ऐसा किया तो मैं भी टूटूंगा। तो दोस्तों इस बेल्जियम ने क्या किया, 1970 के दशक में दोस्तों ये 1970 के दशक में अपने संविधान में 4 संशोधन करता है। बेल्जियम क्या करता है दोस्तों, 1970 के दशक में अपने संविधान में 4 कर देता है संशोधन। तो दोस्तों जब ये संशोधन कर देता है अपने संविधान में, तो इसने पता क्या किया दोस्तों, फ्रेंच को भी सम्मान किया। इसने एक दोस्तों केंद्र के लेवल पर संशोधन किया, केंद्र के लेवल पर इसने संशोधन कर दिया। केंद्र के लेवल पे ये कह दिया कि जितने मंत्री केंद्र पर फ्रेंच भाषा के होंगे उतने ही डच के भी होंगे। देखा दोस्तों डच और फ्रेंच का विवाद हुआ था 1950 और 1960 के दशक में। तो ये क्या करते हैं, 1970 के दशक में समझदारी कर देते हैं, बेल्जियम की समझदारी, बेल्जियम की होशियारी। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, 1977 के दशक में अपने संविधान में 4 संशोधन करते हैं। पहला संशोधन केंद्र के लेवल पे करते हैं और ये कहते हैं कि अब केंद्र सरकार पर जो भी मंत्री होंगे
वो मतलब कि दोस्तों जितने फ्रेंच वासी होंगे उतने ही डच वासी और होंगे। इसी प्रकार दोस्तों ये चार वो संशोधन इतने अच्छे से करते हैं और वहां पर दोस्तों एक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब जो बेल्जियम है बेल्जियम ही रहा, मतलब अलग देश के रूप में नहीं टूटा। और दोस्तों श्रीलंका वो अलग राष्ट्र की मांगी करने लगे थे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि बेल्जियम की कहानी क्या थी, श्रीलंका की कहानी क्या थी और सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। इसीलिए तो आपने एक मॉनिटर का उदाहरण देखा था, तो वहां पर दोस्तों लड़का को भी मॉनिटर बना दिया गया था, एक लड़की को भी मॉनिटर बना दिया गया, तो क्लास अच्छे से चलने लगा था। यहाँ पर भी दोस्तों यही तो हुआ, जब केंद्र पर फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग जितने लोग करते हैं और डच का भी जितने लोग प्रयोग करते हैं उनके मंत्रियों की संख्या को समान कर दिया गया है। अब दोस्तों इस कहानी को आप लोग मुझे अच्छे से समझ गए होंगे। बस दोस्तों आपको इस चैप्टर में क्या रह गया है कि आप सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। दोस्तों सत्ता की साझेदारी अगर किसी देश में झगड़ा ना हो इसीलिए भी आवश्यक है। अगर झगड़ा होगा तो दोस्तों अलग अलग देश के लोग मांग करेंगे